इंडियन हिस्ट्री पर ये क्वेश्चन सीरीज है, ऑल ओवर इंडिया बेस पर। जी बिल्कुल अतुलकर जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, सभी लोग आ जाएं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़ जाते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री पर, और इंडियन हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री लेंगे और उसमें वो सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। मध्य प्रदेश के मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इंडियन हिस्ट्री पर ही थोड़ा सा प्रिपरेशन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री पर क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो कोशिश रहेगी हमें कि इसको भी हम कवर करें, और बाय द टाइम मध्य प्रदेश के और भी क्वेश्चंस की एमक्यू सीरीज तैयार होती है तो उसको भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा और उस पर अपन चर्चा करेंगे। स्टूडेंट पंचुअल नहीं है, डेफिनेटली पंचुअल तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम चल रहा है, गर्मी का समय है और दोपहर की क्लास में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना अपना भी एक फ़र्ज बनता है। चलिए, समय हो गया है, अगला अपन इसको चालू करें। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ, सभी विद्यार्थी देखें, बाकी के स्टूडेंट्स आते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे अपने साथ। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के साथ साथ ये भारत का आधुनिक इतिहास के ऊपर में पहला वीडियो है जिसमें कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पर क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य से सबसे बड़ा साम्राज्य स्मारक कौन सा था? बताएं इसके बारे में आंसर। कर्नाटक जो स्टेट है अभी, उसमें जो नगरों में अगर विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करें हम, तो उसमें सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है? गुलबर्गा, बेलगांव, गदग या हम्पी? बताएं इसका आंसर। आंसर आना चालू हो चुका है। मैक्सिमम पर्सन्स दे आर गिविंग द आंसर्स। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया, आप लोग सूझबूझ से उत्तर दे रहे हैं, अच्छा लगता है, आप लोग अच्छा उत्तर देते हैं और सटीक उत्तर आता है। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। जिन विद्यार्थियों ने हम्पी को टिक किया है, हम्पी इज द करेक्ट आंसर, 110%। ठीक है ना। कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे बड़ा स्मारक था वो हम्पी, ठीक है ना, हम्पी के बारे में है। और विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना, इसमें आप अगर और कुछ भी बताना चाहें तो बता दें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, आप बता सकते हैं? ये विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी? बताएं आप, इसकी स्थापना किसने की थी? हेलो जी, बिल्कुल बताएं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। रविता मिश्रा जी सेकंड बोल रही हैं, सेकंड इज नॉट द करेक्ट आंसर, फोर्थ हम्पी, हम्पी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक हम्पी था। और अब आप बताएं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और इसका वर्ष बताएं, अगर आप लोगों को जानकारी है, किस वर्ष में हुई थी ये बताएं, इसके बारे में सभी विद्यार्थी जान पाएंगे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, आंसर आना चालू हो गया, कुर्मी जी ने आंसर दिया है इसका। बाकी कोई विद्यार्थी बताएं। चलिए, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1336 में, कुर्मी जी बता रहे हैं। और हरिहर प्रथम और बुक्का राय, ठीक है, हरिहर, ध्यान रहे, जो स्थापना की थी वो की थी हरिहर प्रथम, इसमें द्वितीय भी रहे थे, और बुक्का राय, इन दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना, 1336 ईस्वी में। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। और उसमें जो विजयनगर साम्राज्य था, इसमें कितने वंश थे जिन्होंने शासन किया था और कब तक किया था, ये भी इसमें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1336 से लेके 1662 तक, ठीक है ना, यहाँ पर 4 वंशों ने शासन किया, ठीक है। 4 वंश थे इसमें, कौन कौन से वंश थे? 4। एक था संगम वंश,
ठीक है। दूसरा वंश था सालुब, सालुब वंश, जिसे सालुब बोलते हैं। और तीसरा था तुलुब, तुलुब वंश। और चौथा कौन सा था? चौथा था अरविंदु, अरविंदु वंश। तो ये 4 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है ना, जिसका कार्यकाल था 1336 से लेके 1672 तक। सॉरी, गलत बताया, 62 नहीं है, 72 है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। 1672 तक 4 वंशों ने इसमें शासन किया, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुर्मुजी, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरविंदु, ये 4 वंश थे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। आप इसको इसी तरीके से याद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आगे दूसरा क्वेश्चन आपके पास, बताएं इसका आंसर। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? जी बिल्कुल, कृष्णदेव राय इसके प्रमुख हैं। आप कुर्मी जी ने जो बताया इसको भी याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य से जो संबंधित राजा है वो कृष्णदेव राय, जिन्होंने इस साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। चलिए इस क्वेश्चन को बताएं। धीमे धीमे सारे फैक्ट्स को भी हम कवर करते रहेंगे हर क्वेश्चंस के साथ, और जो विद्यार्थी बता रहे हैं उसको भी क्रॉस चेक करें। कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य से थे और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब इस क्वेश्चन के बारे में बताएं। सलवाई संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध या फिर द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध? बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए आंसर आना चालू हुआ। गुड आफ्टरनून विभा जी, आंसर देना चालू कर दिया। आशुतोष जी ने सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, कुर्मी जी भी मराठा आंग्ला बोल रहे हैं। भास सभी लोग सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सूझबूझ के साथ में आप लोग उत्तर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप सभी लोगों ने सेकंड लगाया है, जो भी विद्यार्थी ने वो सही लगाया है, ठीक है ना। सालबाई संधि प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध में हुई थी, और ये जो संधि थी ये किसके बीच में हुई थी बताइए। और ये युद्ध जो हुआ था, है ना, ये तो मालूम है, आंग्ला और मराठा हुआ था, आंग्ला। और इसमें सन बताएं इसका। एक्चुअली ये तो मालूम है कि ये आंग्ला और मराठा यानी कि अंग्रेज और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये किस वर्ष हुआ था युद्ध, ये मालूम है आपको? इसके बारे में बताएं। इसका किस वर्ष हुआ था ये युद्ध? 1782, 1782 में हुआ था, ये समय है इसका, ठीक है ना। और अगर इसको एग्जैक्ट मांगे तो 17 मई 1782 में ये एंग्लो युद्ध हुआ था, और इस समय में इसकी संधि हुई थी। ये संधि का समय है, ठीक है ना। संधि की गई थी 17 मई 1782 को, और अंग्रेजों और मराठों के बीच में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और इस संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है ना, उसमें एक क्षेत्र था सलसेत, सलसेत और ब्रोच, यहाँ पर अपना नियंत्रण कायम रखा, यानी कि यहाँ पर अपना जो क्षेत्र था इन्होंने अपने अधिकार में रख लिया था। ये संधि की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, हियर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ये आधुनिक काल के इतिहास के ऊपर है, मध्य भारत के। मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, मध्य प्रदेश के मैक्सिमम क्वेश्चंस हो चुके थे, और ये है पूरे भारतवर्ष का इतिहास जिसको कि हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। और इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे
जो कि इतिहास पर आधारित हैं, आधुनिक काल के। ठीक है, थोड़ा सा एलोबरेट करें। ये 1336 से लेके 1650 आप किस बारे में लिख रहे हैं रविता जी? थोड़ा क्लियर रहें सभी स्टूडेंट्स को, सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग्स इज गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ योर कमेंट। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से मराठा मैकियावली कहा जाता है, किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव या संभाजी? तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर करेक्ट है? अतुलकर जी पहले पर जा रहे हैं, बाकी विद्यार्थी दूसरे पर जा रहे हैं। ठीक है ना, कुर्मी जी भी नाना फडणवीस पर जा रहे हैं। और बताएं। चलिए, जो विद्यार्थी पहले नंबर पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। मराठा मैकियावली कहा जाता है नाना फडणवीस को। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये मैकियावली क्या है? इसमें मैकियावली एक अंग्रेजी निकोलो मैकियावली के नाम पर ये रखी गई है। ठीक है ना, और ये प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है ना, जो कि कूटनीति पर इन्होंने अपना अलग ही एक विचार रखा था। तो उनके नाम पर नाना फडणवीस को, ठीक है ना, कहा जाता था मैकियावली। और इन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसकी बढ़ती हुई शक्तियों का दमन किया था। ठीक है ना, उससे अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा था और संभाल के रखा था। तो इसलिए इसको मराठा मैकियावली कहा जाता था नाना फडणवीस को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं, सभी विद्यार्थी जो नए आए हैं उन सभी का स्वागत है, और मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे जितने भी वीडियोस हैं, चाहे लाइव क्लास के हों या फिर जो मैं अपलोड करता हूं, सभी के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे। और साथ ही साथ मेरी जो करंट लाइव क्लास है उसको भी लाइक करना आप लोग ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय, आधुनिक काल के समय की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर दें इसका। चलिए विद्यार्थी आंसर देना चालू कर दिए हैं। बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम विद्यार्थी सही जगह पर जा रहे हैं। चलिए, जेबी कृपलानी लगा रहे हैं सभी लोग। चलिए बिल्कुल सही है, जो विद्यार्थी जेबी कृपलानी को लगा रहे हैं इसका करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी है। अच्छा, जेबी कृपलानी का पूरा नाम किसी को मालूम है? इसका पूरा नाम क्या है जेबी कृपलानी का? बताओ, अगर आप लोगों को मालूम हो तो। इनका पूरा नाम था जीवंत राव भगवान दास कृपलानी। ठीक है, ये इनका नाम था पूरा, जेबी कृपलानी का, और यही थे स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। बताएं इसका आंसर। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? बताएं इसका आंसर। कोच्चि, चिंसुरा, सूरत या फिर चेन्नई? वो कौन सा शहर था यहाँ पे कि पहली यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई? बताएं।
चलिए, अतुलकर जी बता रहे हैं महात्मा गांधी जी ने कहा था, देश की बालू से ही कांग्रेस का भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। सुचेता कृपलानी जी के ये पति थे, ये भी बता रहे हैं कुर्मी जी। चलिए, आंसर आ गया इसका। चलिए, बिल्कुल सही विद्यार्थी जा रहे हैं। कोची, कोची इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। भारत की पहली यूरोपीय बस्ती कोची में स्थापित की थी, और ये कोची कहाँ पर है? केरल में। केरल के एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम जो क्षेत्र है, ये शहर है, वहां पर है ये कोच्चि फोर्ट। कोच्चि फोर्ट के पास में इन्होंने ये अपनी बस्ती, यूरोपीय बस्ती का निर्माण किया था। ठीक है सर, आप तो एमपी जीके करवा रहे हैं। जी बिल्कुल प्राची जी, मध्य प्रदेश की जीके भी हम करवा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चंस घूम फिर कर वहीं पर आ रहे हैं। एक लिमिटेड हिस्ट्री है। डेफिनेटली जब भी मेरे पास में कुछ अलग से क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। साथ ही साथ अन्य जीके भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि हम सभी विद्यार्थियों के साथ में लेके चलना पड़ रहा है। तो अभी हम इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, और मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। डोंट वरी, अगले समय में मैं वो भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल मेरे पास में क्वेश्चंस उपस्थित नहीं हो पाए हैं। जैसी स्लाइड्स बनती हैं डेफिनेटली आई विल कम इनटू दैट पार्ट एमपीजी के। ठीक है प्राची जी, अभी अपन इसको पढ़ें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं ना कहीं पे मध्य प्रदेश से भी जुड़ा रहेगा ये, उसको भी अपन कवर करेंगे फैक्ट्स के साथ में। ये क्लियर हो गया, कोच्चि फोर्ट के पास में इन्होंने अपनी यूरोपीय बस्ती शुरू की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसई की संधि में किसने हस्ताक्षर किए थे? 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो बसई थी, उसकी जो संधि हुई थी, उसमें किसने हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? डेफिनेटली इंडिया की जो हिस्ट्री है वो हर किसी एग्जाम में पूछी जाती है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ कॉमन क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम एग्जाम, so that's why I have include all the questions part of the modern history. So बताएं इसका आंसर क्या है? चलिए आंसर बता रहे हैं सभी लोग। सी पर आ रहे हैं कुर्मी जी, बाजीराव द्वितीय के ऊपर जा रहे हैं। चलिए, कुर्मी जी के साथ में जो विद्यार्थी बाजीराव द्वितीय के पास में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। बाजीराव द्वितीय इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में 1802 में ये संधि हुई थी। ठीक है, और इस संधि को अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये संधि 31 दिसंबर 1802 को हुई थी ये संधि। ठीक है ना, बसई में जो की गई थी। क्लियर? इसमें बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये हस्ताक्षर किए गए थे बसई में। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। बताएं 1893 में गणपति का त्योहार किसने शुरू किया था? जो गणपति उत्सव हम मनाते हैं हर वर्ष, उसकी शुरुआत 1893 में की गई थी, लेकिन की किसने थी ये बताइए। गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक, या फिर विनोबा भावे? किसने चालू की थी बताएं। इसका आंसर इजीली आप बता सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन।
बताएं। चलिए बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी लोकमान्य तिलक की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। लोकमान्य तिलक इज द करेक्ट आंसर। 1893 में गणपति जी की शुरुआत की गई थी। उससे पहले गणपति जी का त्योहार उतना अधिक उत्साह के साथ में नहीं मनाया जाता था और ये त्योहार महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, ठीक है ना। और महाराष्ट्र के एक छोटे से एरिया से चालू किया गया था, फिर पूरे महाराष्ट्र में ये फैल गया था, ठीक है। तो और इस त्योहार के मनाने के बीच में भावना ये थी कि इससे हम जितनी भी भारत की जनसंख्या है, भीड़ है, भारत के लोगों को एक साथ एकत्रित कर सकें और अपना स्वतंत्रता आंदोलन का जो विचार है, जो मैसेज है वो उन तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों में उस क्रांति की भावना आए, जिससे कि लोग आज़ादी की इस लड़ाई में कूद पड़ें। तो ये भावना रही थी लोकमान्य तिलक की। इस कारण से 1893 में गणपति त्योहार की शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र में एक छोटे से स्थान से। उसके बाद में ये पूरा का पूरा गणपति त्योहार महाराष्ट्र में फैल गया था, ठीक है। चलिए शिवाजी उत्सव, कुर्मी जी बता रहे हैं शिवाजी उत्सव के भी नाम से इसको जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बताएं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ये केसरी नाम का एक अखबार था, समाचार पत्र था, किसने चालू किया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना या लाला लाजपत राय? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए। चलिए आंसर आ रहा है इसका। सभी विद्यार्थी बाल गंगाधर तिलक की तरफ में अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने कि इसका ये चुना है। बाल गंगाधर तिलक ने ही केसरी अखबार की शुरुआत की थी। अच्छा किस वर्ष की थी ये बताएं, किस वर्ष से ये जो केसरी नामक अखबार था ये चालू हुआ था? इसकी आपको वर्ष मालूम है कब चालू किया गया था? इस अखबार की शुरुआत हुई थी 1881 में। बाल गंगाधर तिलक जी ने चालू की थी 1881 में, है ना। और ये मराठी में होता था, मराठी भाषा में इस अखबार की भाषा थी, ठीक है ना। और मराठी भाषा में ये प्रकाशित होता था, ठीक है ना। पंजाब वो पंजाब केसरी था, ये केसरी अखबार है, ठीक है। पंजाब केसरी की शुरुआत की गई थी, लाला लाजपत राय जी ने की थी वो वहां से शुरुआत। और ये केसरी अखबार की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। बताएं, नौवा, 1896 में कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? जो 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, बताएं। ऑप्शन है आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, या फिर भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया, या भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जी इसका आंसर बताएं। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है?
चलिए, बिल्कुल जो विद्यार्थी पहले नंबर पर जा रहे हैं, राष्ट्रीय गीत के ऊपर जा रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था 1896 में, वो विद्यार्थी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। भारत में राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, उसके अधिवेशन के लिए ये जाना जाता है। ठीक है ना। और राष्ट्रीय गीत अपना कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, कोई बताएगा? और इसकी रचना किसने की थी? जो राष्ट्रीय गीत है, बताएं। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय गीत है, और इसकी जो रचना थी वो किसने की थी, बताएं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। कब की थी इसकी रचना, बताएं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो किया था आनंद मठ में। आनंद मठ एक उपन्यास लिखी थी, उसमें रचना की थी, और ये की थी 1800, आगे बताएं आप, कब की थी? 1800 में, 1882 में। 1882 में इसकी रचना की थी, आनंद मठ से इसको लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत है ये, और 1896 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए इसको जाना जाता है, उस समय इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये आ गया 10वां क्वेश्चन है। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? अंकित जी क्या बोलना चाहते हैं? अनुसूची के होता है, अनुसूची समझ नहीं पाया मैं, अनुसूची क्या होता है? देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप क्या पूछना चाहते हैं? अनुसूची क्या होता है इसके बारे में? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें आप, मुझे क्लियर नहीं हो रहा आप क्या पूछना चाहते हैं। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किसने किया था? पहला अमिताभ घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली, मनमोहन घोष या देवेंद्र नाथ टैगोर? इसका आंसर क्या है? चलिए आंसर आ रहा है इसका, डी पर जा रहे हैं विद्यार्थी, बिल्कुल उत्तम है। जो लोग डी पर जा रहे हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी, और कहां से की थी ये? कोलकाता, ठीक है ना, कलकत्ता से इसकी शुरुआत की थी, और वो हुआ था 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन। ठीक है ना। अनुसूचित, अच्छा अनुसूचित के बारे में पूछ रहे हैं। जी हाँ, दो तरीके की जातियां होती हैं, अगर जातियों के बारे में पूछ रहे हैं आप, कौन पूछ रहा है ये? अंकित जी। अनुसूचित एक तो शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब, तो उनको बोला जाता है। ठीक है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो शेड्यूल के लिए बोलते हैं अनुसूचित, और शेड्यूल ट्राइब के लिए अनुसूचित जनजाति, जो ट्राइबल क्षेत्र के लिए होते हैं। ठीक है, उनको बोलता है। तो ये बिल्कुल सही है। डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल एंड शेड्यूल, अच्छा अनुच्छेद, देखिए आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं, शेड्यूल को अनुसूची बोलते हैं। किस अनुसूची में रखा गया है?
आप बिल्कुल अलग हटके क्वेश्चन पूछ रहे हैं अंकित जी। अभी उस क्वेश्चन उस क्लास को भी हम लेंगे, ठीक है ना। जब उस क्लास पे आएंगे तब हम उसको और ज्यादा एलोबरेट करेंगे डेफिनेटली। अभी हम जिसको पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दें, वो भी सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल और शेड्यूल के बारे में, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चन पे ध्यान दें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब उसकी क्लास होगी डेफिनेटली मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अनुसूची और आर्टिकल्स, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन। आर्टिकल किसे कहते हैं और अनुसूची किसे कहते हैं। आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं और अनुसूची, शेड्यूल को अनुसूची बोलते हैं। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उसी क्लास में। अभी अपन समय ज्यादा ना दें, अभी अपन इसी पे ध्यान दें, समय जाता है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, बताएं। 9 अगस्त 1960 को, 6 अगस्त 1952 को, 15 सितंबर 1958 को या 29 अगस्त 1960 को, बताएं। इसका उत्तर दें आप। चलिए आंसर आना चालू हो गया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स चूजिंग सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो प्रधानमंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। कब? 6 अगस्त 1952 को। सभी लोग सही बोल रहे हैं जिन्होंने सेकंड नंबर लगाया है। बी राज जी तीसरे पर जा रहे हैं, आप करेक्ट कर लीजिए बी राज जी, ठीक। 6 अगस्त 1952 को। चलिए बताएं 12वां क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी, वो कौन सा देश था यहाँ पे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, बताएं। इसका आंसर दें। कुर्मी जी बता रहे हैं पंचवर्षीय योजना लागू करवाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। स्वाभाविक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए इसका बताएं आंसर। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी, भारत, सिंगापुर, जापान या जर्मनी, बताएं। चलिए आंसर काफी कम लोग दे रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है आपके पास में? हेलो, यू ऑल ऑफ हियर मी प्रॉपरली? आप लोग बताएं कमेंट करके, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है अभी? बीच बीच में नेटवर्क का हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। चलिए आंसर भी आना चालू हो गए हैं। चलिए आवाज आ रही है, आप लोगों ने बताया, आंसर भी आना चालू हो गए हैं, ठीक है, बढ़िया। जो विद्यार्थी सिंगापुर ऑप्शन चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी और किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के साथ में और भी वो एक व्यक्ति थे, रास बिहारी बोस,
ठीक है ना, दो लोगों ने मिलकर की थी, रास बिहारी बोस, ठीक है ना। इन दोनों ने की थी, कब की थी? 1943 में, 1943 में, ठीक है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी इंग्लिश में। उसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी 1943 में, 1943 में, ठीक है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके पास में। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी, पहली क्रांति जब शुरू हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड किनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एलेनबोरो? बताएं कौन था? इसका आंसर बताएं। 1857 की क्रांति के समय पहला गवर्नर जनरल कौन रहा? चलिए आंसर आना चालू हो गया। कुर्मी जी, रोमिल जी और राहुल जी बता रहे हैं पहले नंबर पर, ईशु भी जा रही हैं पहले नंबर पर। चलिए बिल्कुल सही, 1857 की जो क्रांति थी उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड किनिंग। तो लॉर्ड किनिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लॉर्ड किनिंग ही थे जो गवर्नर जनरल थे, और इनका कार्यकाल जो रहा था वो रहा था 1856 से लेकर 1862 तक, ठीक है ना। अगर इसको एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो ये था 28 फेब 1856 से लेके 21 मार्च 1862 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और उसी समय ये 1857 की क्रांति हुई थी, पहला क्रांति का बिगुल फूका था मुगलों के साथ में पूरे भारतवर्ष में, ठीक है ना। तो इसका आंसर है लॉर्ड किनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? बीच बीच में कुछ कहीं ना कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस कारण से कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, बताएं 14वां। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? ये जो चार क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल, ये किस षड्यंत्र में शामिल थे? बताएं। कानपुर षड्यंत्र, लाहौर, भागलपुर या फिर अलीपुर बम केस, किस षड्यंत्र में ये शामिल थे? बी राज जी बोल रहे हैं बिहार पुलिस का, क्या मतलब बिहार पुलिस का कोई एग्जाम है क्या? चलिए बताएं इसका आंसर क्या है, विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए आंसर आना चालू हो गया। चलिए कौन क्या क्या आंसर दे रहा है थोड़ा बताएं। चलिए सेकंड नंबर पर कौन कौन आ रहा है और पहले नंबर पे कौन है? लाहौर षड्यंत्र कौन सा था? देखिए पहले तो नाम समझिए, क्या क्या नाम बोल रहा हूं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल। 1 2 3 and 4, ऑल दीज आर 4 रेवोल्यूशनरीज। किस स्कैम में शामिल थे? कानपुर षड्यंत्र, लाहौर। देखिए इनको समझिए, ये चारों लोग जहां पर शामिल थे उसको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है वो है कानपुर षड्यंत्र इज द करेक्ट आंसर।
कानपुर का जो षड्यंत्र था उसमें ये शामिल थे। लाला लाजपत राय जी को जब उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है ना, उनकी हत्या हुई थी, उनका हत्या के प्रतिशोध लेने के लिए साइमन कमीशन जब आया था, साइमन कमीशन के समय में जब उनका विरोध किया था तो लाला लाजपत राय को जब लाठी लगी थी और उनकी हत्या कर दी थी अंग्रेजों ने लाठी मार के, उसके बाद में उसका प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और सुखदेव ने, जो पुलिस प्रमुख थे स्कॉट, कौन थे? पुलिस प्रमुख थे उस समय के अंग्रेजों के पुलिस प्रमुख, वो थे स्कॉट। स्कॉट को की हत्या का प्रयास किया था और इसकी हत्या के प्रयास के लिए, ठीक है ना, इसकी हत्या के प्रयास के लिए उन्होंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रखा था जिसमें कि सॉन्डर्स, ठीक है ना, लेकिन स्कॉट की हत्या नहीं हो पाई थी, लेकिन सॉन्डर्स की हत्या हो गई थी, गोली मार दी थी सॉन्डर्स को, जेपी सॉन्डर्स को गोली मारकर उसकी मौके पर उसकी हत्या हो गई थी, मौके पर ही मर गया था। किसको? जेपी सॉन्डर्स, जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हिस्ट्री का। जेपी सॉन्डर्स की हत्या की थी और उस समय में ये तीनों चारों लोग शामिल थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कानपुर षड्यंत्र। जी बिल्कुल, लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के समय में लाठी लगी थी। हम्म, चलिए अपडेट कीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, यू आर कमिंग टू द राइट आंसर। मैंने थोड़ा सा गलत टिक किया हुआ है, चलिए ठीक है, बिल्कुल क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है, इसको अपन अपडेट करते हैं। इसका जो आंसर है आप लोगों ने बिल्कुल सही समझाया है, लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र था ये, कानपुर नहीं था ये, ठीक है ना, मैं सही टिक कर लिया है, लाहौर षड्यंत्र कहलाता है ये, और लाहौर षड्यंत्र के तहत ये हुआ था और इसमें ही ये तीनों लोग शामिल थे, ठीक है ना, और ये हुआ था 1928 में, लाहौर षड्यंत्र 1928 में हुआ था और इसी समय लाला लाजपत राय की पिटाई के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसमें कि भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है ना, ये सभी लोग इसमें हिस्सा लिए थे और उसमें सॉन्डर्स की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन उसका स्कॉट की हत्या का प्रयास किया था और उसमें सॉन्डर्स की हत्या हो गई थी और यही हत्या कहलाती है लाहौर षड्यंत्र। आप सही हैं बिल्कुल, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने क्या टिक कर दिया, ठीक है, थैंक यू फॉर अपडेटिंग मी, थैंक्स, आप लोगों ने बता दी। आप लोग एक साथ मिलके कहीं ना कहीं पे कुछ कमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली आई विल टेक सम एक्शन रिगार्डिंग योर नॉलेज। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप लोग बताइए अगर कहीं कुछ गलत है, हो सकता है ऑप्शन में कहीं गलत आ रहा हो, उसको कहीं ना कहीं से हिस्ट्री से चेक करके हम उसको अपडेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंदो या फिर स्वामी प्रभुदास?
कौन सा आंसर सही है इसमें से, बताएं। चलिए इसका आंसर आ रहा है, यीशु जी बोल रहे हैं सेकंड नंबर पर, बिल्कुल सही। रामकृष्ण परमहंस, जो भी विद्यार्थी लगा रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस का जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, और ये विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। और इन्हीं ने रामकृष्ण मिशन की, स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं के नाम पर, जो इनके आध्यात्मिक गुरु रहे, इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर, और इन्हीं का बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। चलिए 1929 में भगत सिंह ने ब्रिटिश असेंबली, 1929 में ब्रिटिश असेंबली लाहौर में थी, 1911 में दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी राजधानी, तो मेरे ख्याल से दिल्ली में थी असेंबली। चलिए इस पे भी हम बहस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है, बताएं। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो किस युद्ध से संबंधित थी? द्वितीय आंग्ला मराठा, तृतीय आंग्ला मैसूर, तृतीय आंग्ला मराठा या चतुर्थ आंग्ला मैसूर, बताएं इसका आंसर। चलिए आंसर आ रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमिंग विद द सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही चुना है आपने, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तृतीय आंग्ला मैसूर जो संधि थी, युद्ध हुआ था, उस पर श्रीरंगपट्टनम संधि की गई थी, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका ये भी बता दीजिए ये किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में ये संधि की गई थी और कब हुआ था ये युद्ध, बताएं। ये की गई थी 18 मार्च 1772 में, ठीक है ना। और इस समय जो बताएं, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो गवर्नर जनरल थे उस समय वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है ना। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से थे। और जो तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था उसमें 3 रियासत के प्रतिनिधि थे, एक हैदराबाद निजाम के प्रतिनिधि, दूसरा मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और तीसरे थे मैसूर के शासक टीपू सुल्तान।
इन तीनों ने मिलकर ये संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और भारत की तरफ से 3 रियासत के जो प्रतिनिधि थे वो थे हैदराबाद निजाम के प्रतिनिधि, ठीक है ना, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर जो राज्य था उसके शासक थे टीपू सुल्तान। इन तीनों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तृतीय में टीपू सुल्तान थे इसमें। ठीक है, फैक्ट जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके बारे में फैक्ट क्लियर है इसमें। और तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और इसमें कॉर्नवालिस ही गवर्नर जनरल थे और इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। समय बहुत जाता है, जब हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करते हैं तो काफी कुछ चीजें डाउट बना देती हैं, उसको क्लियर करने में समय जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है? वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिनको कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बताएं, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ या लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एलन बोरो? इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं। इसका आंसर बताएं। डेट में ऊपर नीचे हो रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब तक थे ना, इसके बारे में आप कंफर्म करना चाहते हैं। तो हो सकता है इसमें जो तृतीय आंग्ला युद्ध है वो 1790 में, हाँ 1790 से लेकर 1792 के बीच में हो सकता है। बिल्कुल सही आप बोल सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय था वो आप इसमें बता रहे हैं। चलिए आंसर आ रहा है, सभी लोग बता रहे हैं इसका आंसर बी, सर चार्ल्स मैटकॉफ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गवर्नर जनरल थे ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता रहे, ठीक है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता थे। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1835 से लेकर 1935 सॉरी 1935 से लेकर 1936 के बीच में इनका कार्यकाल था। और इनको भारतीय जो प्रेस है उसमें इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1 वर्ष का इनका कार्यकाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? बता। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर, कहां पर स्थित है?
अतुलकर जी जम्मू एंड कश्मीर पहुंचा रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आदमी। चलिए इसका आंसर है तमिलनाडु। जिन्होंने बताया है तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु के मद्रास में सन 1948 में इंडियन मुस्लिम लीग की मुख्यालय इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, सन 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसको चेन्नई है इसका शहर का नाम, और उस समय इसका नाम मद्रास था। ठीक है, सो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थायी संस्था कब बनाया गया? जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसको स्थायी संस्था कब बनाया गया बताएं। 1902, 1861, 1906 या 1910? कब बनाया गया? चलिए बताएं इसका आंसर। इसका आंसर बिल्कुल फटाफट बता दें, बिल्कुल जल्दी खत्म होने वाले हैं, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही रह गए हैं। इसका आंसर क्या है? चलिए बिल्कुल सही, 1906 इज द करेक्ट आंसर। 1906 इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग को एक स्थायी संस्था बनाया गया था और इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी बताइए, किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। जो कनिंघम थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम में 1861 में। उसके बाद में इसको स्थायी संस्था 1906 में बनाया गया। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको आप बिल्कुल उस तरीके से याद कीजिएगा। ये लीजिए आगे अगला क्वेश्चन, फटाफट करते हैं, आप लोग बोल रहे हैं तो समय ज्यादा जा रहा है, बिल्कुल स्वाभाविक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? जो बक्सर की लड़ाई थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई ली थी, वो किसके साथ की थी? मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान या सिराजुद्दौला? बताएं इसका आंसर। बक्सर की लड़ाई किसके साथ लड़ी थी? इसका आंसर दें, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा फटाफट। किसके साथ में ये बक्सर की लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? चलिए आंसर आ गया फटाफट। मीर कासिम लगा रहे हैं काफी लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मीर कासिम इज द करेक्ट आंसर। मीर कासिम के साथ में लड़ी गई थी और बक्सर की लड़ाई के जो डेट है वो भी आ रही है, यह है 1764। 1764 में ये बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, ठीक है ना, और अवध के नवाब, मुगल शासक जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ाई की थी। ठीक है ना, इसमें ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये आ गया अगला क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन रह गए हैं, 25 क्वेश्चन ही मैं कंप्लीट कराऊंगा। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएं। इसका आंसर बताएं, फटाफट बता दें। चलिए, इसका जो आंसर है इन ऑप्शन में वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह किया गया था, गांधी जी ने किया था ये, और ये किया था बिहार में। ठीक है ना, बिहार में है ये चंपारण, और उसमें जो शामिल व्यक्ति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और इसके अलावा 3 लोग और शामिल थे। जेबी कृपलानी जी शामिल थे, ठीक है ना, और ब्रज किशोर प्रसाद, और कौन थे साथ में? अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये 3 लोग शामिल थे। यानी कि एक तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ठीक है ना, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और गांधी जी, ठीक है ना, ये मुख्य व्यक्ति शामिल थे चंपारण आंदोलन के समय, जो कि 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन आ गया। चलिए आंसर है, इसका आंसर दें। पी मित्रा के नाम से एक क्रांतिकारी गठन की स्थापना का साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ? अनुशीलन समिति, इंडियन हाउस, जुगांतर या इनमें से कोई नहीं? बताएं। पी मित्रा का नाम एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन सा संगठन था? चलिए आंसर आ गया इसका, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक संगठन था, इज द करेक्ट आंसर, उसके साथ जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1902 में। 1902 में अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 24 मार्च 1902 को, ठीक है ना। इसका जो पूरा नाम था, पी मित्रा को प्रथम नाथ बोलते थे, प्रथम नाथ मित्रा, ठीक है, प्रमथ नाथ मित्रा बोलते थे, और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इनके साथ में अन्य लोग भी शामिल थे, श्री अरविंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतेंद्र नाथ बनर्जी और अन्य लोग भी इसमें मिलके शामिल थे, और उन सभी ने साथ में मिलके इस अनुशीलन समिति की शुरुआत की थी। भूपेंद्र दत्ता भी थे इसमें, ठीक है, बरिंद्र घोष जैसे लोग भी इसमें जुड़े हुए थे। तो आप इसको याद रखिएगा, अनुशीलन समिति 1902 में इसकी शुरुआत की थी, 24 मार्च 1902 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 या 7 सितंबर 1932? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, बताएं। बताएं इसका आंसर, फटाफट कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और शेष रह गए हैं, उनको भी निपटा के इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। जल्दी बताएं फटाफट, नहीं तो मैं बताऊंगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931, ठीक है ना। इन गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 30 में, 31 और 32, ये इनके सन थे, है ना। पहला ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, याद रखना। तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था,
ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? जो बंगाल क्षेत्र है अपने भारत में, उसका जो अंतिम स्वतंत्र नवाब था वो कौन था? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या सुजाउद्दौला? बताएं इसमें से आंसर क्या है? बताएं इसका आंसर फटाफट, समय जा रहा है, काफी समय हो गया, 1:10 की क्लास हो चुकी है। इसका आंसर दें। चलिए आंसर आ गया फटाफट, समय नहीं लेते हुए, बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला इज द लास्ट नवाब, अंतिम नवाब था, ये स्वतंत्र नवाब था, जो कि 1757 की जो लड़ाई हुई थी उसमें इसकी हार हुई थी। और ये 1757 की जो लड़ाई थी उसको क्या बोलते हैं? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई बोलते हैं। उस लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और ये बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कहलाया था। ठीक है, वंदना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मध्य प्रदेश का टॉपिक मैं अगली क्लासेस में लेके आऊंगा, उनकी स्लाइड तैयार नहीं है, आप लगातार जुड़े रहें। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एमपी इंडियन हिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं पे इसका उपयोग आपके लिए बिल्कुल आएगा। अभी स्लाइड्स उसकी तैयार नहीं है तो एमपी के भी क्वेश्चन इसमें हाथ में लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की क्लास मंडे से चालू होगी, आप निश्चिंत रहें। मंडे को सुबह 12 बजे से मध्य प्रदेश के हर जिले के ऊपर क्लास ले रहा हूं मैं। आप वो क्लास जो उस पर जुड़िए, उसमें हर जिलेवार हिस्ट्री, हर जिलेवार जो करंट है, ठीक है ना, सारी हर जिले के ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो आप सभी विद्यार्थी मंडे को 12 बजे से 1 बजे के बीच में एमपी जीके की क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसमें एमपी जीके के पूरे 52 डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, हर जिले के ऊपर एक क्लास लेंगे, लाइव क्लास। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और ये दोपहर की क्लास होगी, ये मिक्स क्लास रहेगी, इसमें एमपी जीके भी लिया जाएगा और इसमें अन्य सब्जेक्ट भी लिए जाएंगे। एमपी इज द पार्ट ऑफ द स्टडी बट लिमिटेड टाइम, सम अदर सब्जेक्ट्स आल्सो वी विल इंक्लूड इन दिस क्लास, जो कि 3 बजे से चालू होगी। ठीक है ना, दोपहर में जो 12 बजे से क्लास होगी उसमें पूरा मध्य प्रदेश ही लेंगे हम। ठीक है, थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। सिराजुद्दौला 1757 में प्लासी की लड़ाई में ये हार गया था और ये बंगाल का अंतिम नवाब कहलाया था। ये आ गया आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। कल संडे है, कल छुट्टी रहती है, कल छुट्टी रहेगी, कल नहीं रहेगी क्लास, आप सभी को बताना चाहता हूं मैं। ठीक है ना, एक दिन हॉलीडे रखना पड़ता है मेरे को, कुछ और भी मेरे स्वयं के काम रहते हैं। तो मंडे से सैटरडे तक, ठीक है ना, इन 6 दिन तक लगातार हम 2 क्लास लेते हैं, सिर्फ संडे ऑफ रहता है। चलिए इसका आंसर बताएं। ये समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है ना, इसके तहत वंचित वर्ग का जो संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया गया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्गों को सीट आरक्षित करने के लिए या फिर सिविल सेवाओं में वंचित को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसका आंसर कौन सा है, बताएं। असत्य बताना है, इसमें सत्य नहीं बताना है। इसमें असत्य कौन सा है? बताएं इसका आंसर। असत्य कथन बताना है। चलिए बिल्कुल सही, मैक्सिमम जो विद्यार्थी पहले नंबर की तरफ में जा रहे हैं वो कथन असत्य है। ठीक है ना, ये वाला जो कथन है ये असत्य कथन है, दिस इज फॉल्स। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंगली यही है।
ये जो समझौता है, ये समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच नहीं हुआ था, ठीक है ना। और इसमें रेखा रजक दी बता भी रही हैं, ये समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो इसका जो पहला वाला आंसर है बिल्कुल सही है। अगर इसके मामले में देखा है, इस क्वेश्चन के मामले में ये फॉल्स है, बाकी की सब ट्रू हैं, ठीक है ना। ऑल दीज आर ट्रू, ये सब चीजें इसमें लागू थी, सिर्फ यही असत्य है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास लेके फिर हाजिर होऊंगा, और सभी जो नए विद्यार्थी हैं उनसे मैं फिर से कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और साथ में मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। मंडे को फिर मिलते हैं। मंडे को हम फिर से ही, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, दोपहर में जो क्लास होगी वो मिक्स क्लास होगी, किसी भी सब्जेक्ट पे ले सकता हूँ, किसी भी टॉपिक पे ले सकता हूँ, इंडियन हिस्ट्री पे ले सकता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ले सकता हूँ, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे ले सकता हूँ, मध्य प्रदेश जीके पे ले सकता हूँ। तो दैट विल बी मिक्स क्लास, बट 12 से 1 के बीच की जो क्लास होगी वो क्लास पूरी एमपी पर आधारित होगी, मध्य प्रदेश पर आधारित होगी, मध्य प्रदेश के ही टॉपिक लेंगे हम। थैंक यू फॉर द बीइंग यू आर हेयर, ठीक है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंडे को मिलते हैं हम, मंडे को दोपहर 12 बजे से मिलेंगे। 12 बजे से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिले वाइज हम पढ़ाई करेंगे और हर जिले को एक दिन में कवर करेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि हम कौन से जिले के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज इवनिंग तक या फिर कल मॉर्निंग में वो नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं हम किस जिले के से चालू करेंगे। 52 जिले हैं तो टोटल 52 क्लास उसमें हम कवर करेंगे लाइव में। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है, अपनी पढ़ाई घर से रहकर ऑनलाइन ही पूरी कीजिए, और ऑनलाइन पढ़ाई से आपको मैक्सिमम चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म माय चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट, देयर विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर education, regarding your examination. So definitely I will be here for you for all time. Thank you so much.